नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 210 एसआरए के विषय में, जो सर्कुलर 1 अगस्त 2003 को लागू किया गया। और इस सर्कुलर को लागू करने के लिए जो तरीका या जो स्थिति आई, उस स्थिति के बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि होता ये है कि सर झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण में जो भी विकासक है, ये लोगों को पहले तो भाड़े का लालच, जो किराया है, मंथली किराया का लालच देते हैं। और यदि 38 की नोटिस होती है तो उस नोटिस में ये बताया जाता है कि हम प्रॉपर बराबर भाड़े दे रहे हैं और लोगों को हम भाड़े देते रहेंगे। लेकिन होता ये है कि 2 महीने, 2 साल, 3 साल या 1 साल के बाद डेवलपर अपना रंग दिखाना चालू करते हैं और उसके वजह से जो झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना में प्रभावित झोपड़ी धारक है, वो का हाल बेहाल हो जाता है, जो किराए के लिए तरसते रहते हैं। और उस विषय में जो झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण में जो सहायक निबंधक, वो कोई कार्रवाई करते नहीं है, कार्रवाई के नाम पे दिखावा करते हैं। और हियरिंग को जो 153 में एप्लीकेशन जाता है, उस एप्लीकेशन को सालों साल सिर्फ सुनवाई में बिता देते हैं और एक तरह से डेवलपर को सपोर्ट किया जाता है। इस विषय में बहुत सारी कंप्लेंट्स एसआरए के सहायक निबंधक के पास है और उस चीज़ का आज भी वही हालत हो रहा है जो पहले था। आज भी सहायक निबंधक के कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा रहती है सुनवाई के लिए, और सिर्फ सुनवाई होती है लेकिन फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आता है। क्योंकि वहाँ पे सुनवाई का मतलब ये कि है ढाक के 3 पात, मतलब सिर्फ लोगों को परेशान कर किया जाता है सहायक निबंधक द्वारा, झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण, और उनकी मनमानी चलती है वहाँ पे। वो अपने आप के किसी को बोलने नहीं देते, ना झोपड़ी धारक की सुनते, वहाँ सिर्फ बिल्डर की सुनवाई होती है। और जिसके विषय में माननीय न्यायालय में भी यही कहा है कि भाई ये आप बिल्डर को प्राधान्य क्यों दे रहे हैं। ये स्लम रेगुलेशन अथॉरिटी है, तो झोपड़ी धारक है, उनका परिवार है, उनको प्राधान्य देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनको चाहे कोर्ट बोले, सरकार बोले या कोई भी बोले, ये अपनी मनमानी पे तुले हुए रहते हैं। इसी विषय में माननीय हाई कोर्ट में 2 PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई, जिसे जनहित याचिका कहते हैं। एक 109/2019, दूसरा 35/2019। उस PIL का सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस सारे के प्रति नाराजगी जताई और विचार व्यक्त किया कि स्लम पुनर्वासन विभाग यानी SRA द्वारा इस विषय में कठोर से कठोर कदम उठाया जाए और एक कानून बनाया जाए जिससे झोपड़पट्टी वासियों को राहत मिल सके, और वो जो भी कदम उठाते हैं उसकी एक प्रति न्यायालय में दी जाए। उसके बाद आवास विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा 6/6/2023 को एक पत्र निर्गमित किया गया, मतलब पत्र दिया गया, जिस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया कि SRA सुनिश्चित करे कि विकासक 2 साल का भाड़ा और 1 साल का PDC, मतलब 2 साल का अग्रिम भाड़ा और 1 साल का PDC, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, SRA में जमा करें। और 1 वर्ष के किराए, हाँ, और फिलहाल जो मुंबई में
मुंबई में जो भाड़े का रेशियो, और ये भी दोस्तों ये रेशियो दिया किसने, सहायक निबंधक द्वारा दिया गया है, जो कि अधूरा है, उन्होंने बताया 620 करोड़ रुपए भाड़े पेंडिंग है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो सहायक निबंधक रिपोर्ट दे रहे हैं ये किस बिहाफ पे दे रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मैं क्वेश्चन कैसे उठा रहा हूं। सर मेरा कहना ये है कि सर्कुलर 166 में कहा गया है कि डेवलपर एक्सिस बैंक से भाड़े ट्रांसफर करेगा आरटीजीएस, और उसका जो भी भाड़े आप दे रहे हो साल में उसका डिक्लेरेशन, मतलब डेवलपर सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो एसआरए में सहायक निबंधक के यहाँ पे जमा करेगा कि मैंने सभी लोगों को भाड़े दे दिए हैं हमने। लेकिन सहायक निबंधक के कार्यालय में किसी भी डेवलपर का सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्वयं घोषणा पत्र है ही नहीं। हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कहा कि हम तो लेते ही नहीं है और बिल्डर देते ही नहीं है। मतलब यहां ये है कि कानून है लेकिन कानून का उल्लंघन किया जा रहा है विकासक द्वारा और सहायक निबंधक के कार्यालय द्वारा। तो यदि इनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है तो इन्हें कैसे पता कि पूरे मुंबई में जो भाड़े जो किराया बाकी है लोगों का वो मात्र 620 करोड़ रुपए है। दोस्तों एक गलत रिपोर्ट सबमिट की गई है। और ये क्यों की गई है? ये बिल्डरों को रिहैब करने के लिए। मतलब रिहैब करने का मतलब समझे नहीं ना? अब मैं समझाता हूं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि स्लम रिहेबिलिटेशन नाम ही गलत है, इसको बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनाइए, इसका नाम बदल दीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ झोपड़पट्टी में जो रहने वाले हैं स्लम के अंदर उन लोगों का तो कोई उनको रिलीफ मिलता ही नहीं है, ना उनको न्याय दिया जाता है और डेवलपर्स के हर काम हो जाते हैं। 210 का सर्कुलर बनाया गया है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। अब उसके लिए नियम बनाए गए। अब नियम क्या है दोस्तों? 210 के सर्कुलर में नियम क्रमांक 1, विकासक को पुनर्वास भवन के निर्माण के लिए ध्वस्त किए जाने वाले आवश्यक झोपड़ों की संख्या और भूखंड के क्षेत्र को, मतलब जो भी डेवलपर उसको डेवलपमेंट करना है तो आपको ये बताना होगा कि आपको कितने झोपड़े तोड़ने की आवश्यकता है और कितना भूखंड आपको चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। उस चीज को आपको डिटेल्स देना होगा और उसके बाद ही आशय पत्र यानी एलओआई जारी करने से, और हाँ एलओआई जारी करने से पहले चार्ट देना पड़ेगा। मतलब डेवलपर एलओआई जारी करने वाले चार्ट देगा कि मुझे कितनी झोपड़ों की आवश्यकता है जिससे मैं रिहैब कंपोनेंट तैयार कर सकूं और कितनी जमीन चाहिए, उसका क्षेत्रफल ये बताना होगा। उसके बाद ही एलओआई दी जाएगी। ये नियम बनाया गया है पॉइंट नंबर 1। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? डेवलपर को एनेक्सर 3 में एनेक्सर 3 के चरण में 2 साल की अग्रिम किराया और पूरा होने की मतलब ये कह रहा है कि जो एनेक्सर 3 के हिसाब से, जो एनेक्सर 3 मैंने आपको बताया कि एनेक्सर 3 के एनेक्सर तो कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपर है, जो डेवलपर्स की आर्थिक क्षमता है। तो उस एनेक्सर 3 के चरण में 2 साल का अग्रिम किराया और 1 साल का पीडीसी, नहीं सॉरी 2 साल का अग्रिम किराया और आपका काम कितना शेष रह गया है। मतलब जैसे कोई डेवलपर का काम चालू है और समझो उसको 8 महीने लगने वाले हैं, साल पूरा नहीं जाने वाला, 8 महीने लगने वाले, तो उतना 8 महीने का पीडीसी जमा करना पड़ेगा। जिसका 1 साल का है तो 1 साल का पीडीसी जमा करना पड़ेगा। ये नियम पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है सर्कुलर 210 के।
अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कार्यकारी अभियंता एसआरए विकासक द्वारा अग्रिम किराया जमा करने पर ही एलओआई जारी करने के लिए विकासक के प्रस्ताव पे विचार करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मतलब जब आप ये बिल्डर ये पैसे भरेंगे, मतलब क्या भरना है आपको, बिल्डर को क्या भरना है, 2 साल का एडवांस रेंट और पीडीसी, जैसे नया डेवलपमेंट है तो 1 साल का, और यदि कोई डेवलपमेंट रिवाइज्ड हो रहा है तो उसके अंदर आपका कितना काम बचा है, कितने दिनों में आप करोगे, उस हिसाब से भाड़ा के पीडीसी देना है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है विकासक पूरी योजना को चरणवार कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। मतलब डेवलपर को डेवलपमेंट में फेस वाइज प्रोग्राम करना पड़ेगा। फेस वाइज प्रोग्राम कि भैया आप पहले फेज में कितना काम करेंगे, उस फेस वाइज प्रोग्राम के हिसाब से आपके कितने झोपड़े अफेक्टेड है, कितने झोपड़े आपको तोड़ने पड़ेंगे, वो सबका डिटेल्स देना पड़ेगा। और उसके उसी तरह और भी जो फेस आएगा उसके अंदर भी सेम प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि हर फेस वाइज में कितने झोपड़े कब तो तोड़ना पड़ेंगे, और उसके बाद ही झोपड़े को निष्कासित किया जाएगा। और वो भी हर फेस में उनको भाड़ा जमा करने के बाद, मतलब जो किराया है 2 साल का और पीडीसी वो जमा करने के बाद ही उनको अनुमति दी जाएगी। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सेल बिल्डिंग के लिए सीसी विकासक द्वारा जमा की गई राशि के अनुपात में जारी किया जाएगा। मतलब जो सेल बिल्डिंग का सीसी उनको देना है तो डेवलपर ने कितना पैसा जमा किया है, मतलब आपका जैसे पेंडिंग पड़ा है रेंट, 1 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है रेंट एक प्रोजेक्ट में, तो अगर उसने वहाँ पे 25 लाख रुपया जमा किया है तो उसको 25 लाख के में 1.14 से भाग डेवलप करने के लिए सीसी दी जाएगी, इसके ऊपर नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान है पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है बाकी किराए के भुगतान के संबंध में विकासक जो भी बाकी किराया है उसके संबंध में विकासक फर्म उसके भागीदार निवेशकों का कोई भी नया प्रस्ताव तब तक स्वीकार, मतलब जो डेवलपमेंट में लोगों का किराया बाकी है वो डेवलपमेंट में विकासक को भाड़े के भुगतान के संबंध में विकासक उसका फर्म यानी जो कंपनीज होती है वो, फिर उसके पार्टनर्स या उसके निदेशक यानी उनके जो फाइनेंसर्स डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनको कोई भी नया प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी बकाया राशि ये एसआरए में जमा नहीं करते। मतलब समझे दोस्तों कि यदि कोई भी डेवलपर का किराया बाकी है तो वो डेवलपर का पार्टनर हो या उसका डायरेक्टर्स हो या उसकी कंपनी हो, इन लोगों को नया कोई भी प्रपोजल पास नहीं होगा जब तक कि उस पहले वाले प्रोजेक्ट का पूरा किराए की राशि जमा नहीं करते तब तक। अब 7वां पॉइंट क्या कर रहा है, डिफॉल्टर करने वाले डेवलपर्स, मतलब जो डेवलपर डिफॉल्ट हो गए, डिफॉल्टर का मतलब जैसे 13(2) में उनको टर्मिनेट कर दिया गया है तो डिफॉल्टर घोषित हो गए कि भाई ये भाड़े नहीं दे सकते और दे नहीं रहे और देना भी नहीं चाहते, तो ऐसे डेवलपर्स को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। 13(2) में उनको निष्कासित कर दिया जाता है, टर्मिनेट को बोलते हैं, टर्मिनेट कर दिया जाता है। उस डेवलपर को भी, डेवलपर, उसकी फर्म, उसके पार्टनर्स, उसके डायरेक्टर्स को कोई भी नया प्रपोजल नहीं, सारे की सोसाइटी की सहमति होने के बावजूद। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी एक प्रोजेक्ट में उन्होंने भाड़ा बकाया किया, उसे डिफॉल्टर हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वहाँ से डिफॉल्टर होके दूसरे स्कीम में आ गए। अब वहाँ के सोसाइटी वाले को पटा लिए कि भैया हम करेंगे, आपको जो चाहिए हम देते हैं। तो वहाँ की सोसाइटी भी अगर उनको अनुमति देती है कि दोस्तों यहाँ पे तो देखिए रूल ही अलग है,
कानून बनाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। रूल ये है कि सोसाइटी के अंदर जो कमेटी मेंबर बने हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई भी बड़ा फैसला ले। कमेटी का अर्थ होता है केयरटेकर, जो सोसाइटी को संभालने के लिए बैठाए जाते हैं। और उसके अंदर यदि कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एजीएम या एसजीएम, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, विशेष सर्वसाधारण सभा मतलब एसजीएम, और सर्वसाधारण सभा का मतलब होता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो वो मीटिंग में उनको प्रस्ताव पास करना होगा, यानी ठराव करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 10 लोग, 25 लोग, 30 लोग जो कमेटी कार्यकारी मंडल के होते हैं वो बिल्डर से साठगांठ करके उनको मंजूरी दे देते हैं। मतलब ये होता है कि 10 लोग, 25 लोग और 30 लोग मिल के 1000, 2000 को लोगों का, झोपड़ी धारकों का भविष्य निर्धारित करते हैं। मतलब ये दूसरे भगवान है हमारे। कौन? ये जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में जो सोसाइटियां, जो कार्यकारी मंडल पे बैठे हैं, ये हमारे दूसरे भगवान है जो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये चीज़ है कि वो अगर परमिशन देते भी हैं तो भी उनको इन नियुक्ति का कोई हकदार नहीं होगा, जिसमें पहले बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया गया है। बराबर है। लेकिन फिर भी आज एक बिल्डर वहां से टर्मिनेट होएगा घाटकोपर से या चेंबूर से तो सांतागु जाएगा, सांतागु से टर्मिनेट होगा तो बांद्रा जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया चल रही है। ये मतलब मुझे भी ऐसा लगता है एसआरए में बिल्डर एसोसिएशन है उनका, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। भाई मैं यहाँ से डिफॉल्टर हो गया हूँ, आप एक काम करो वो एरिया में चले जाओ, वहाँ से मैं डिफॉल्टर, मैं आपके एरिया में चला जाता हूँ। मतलब कोऑपरेशन, मतलब बिल्डरों की यूनिटी अच्छी है, झोपड़ी धारकों की नहीं। और हकीकत में नहीं है, झोपड़ी धारकों की इनका जो भी है यूनिटी हकीकत में नहीं है दोस्तों। अगर हकीकत में यूनिटी होते ना तो ये हम पे राज नहीं करते। ये राज क्यों कर रहे हैं? जैसे हमारे पर ब्रिटिश ने राज किया, जैसे हमारे मुगलों ने राज किया। क्यों राज किया? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे, हम आपस में लड़ रहे थे। आज हर इशारे में पब्लिक आपस में लड़ती है। अगर लोग एक हो जाए, हर लोगों के प्रति एक सम्मान हो, हर लोगों के प्रति एक सोच हो, एक अच्छे डेवलपमेंट की सोच, एक अच्छे विकास की सोच, एक अच्छे सुविधा की सोच, तो एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने लालच के लिए दूसरों का भविष्य निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों ये है पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया है? एसआरए योजनाओं को डेवलपर्स जो एसआरए को पीएपी पीटीसी किराएदारी सौंपने में विफल रहे, वे सारी योजना के नए प्रस्ताव के हकदार नहीं होंगे। मतलब इन्होंने बोला है कि एसआरए योजना के जो भी डेवलपर्स है वो एसआरए में जो पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मतलब परियोजना में प्रभावित व्यक्ति, और पीटीसी परमानेंट ट्रांजिट कैंप, जिसको रिहैबिलिटेशन भी कहते हैं, वो अगर उनकी भाड़े देने में विफल रहते हैं तो वो एसआरए के नए योजना के लिए प्रस्ताव के हकदार नहीं रहेंगे। मतलब वो अगर जो पीपी और पीटीसी का किराया नहीं लोग देते हैं तो वो कोई भी नया डेवलपमेंट के प्रस्ताव पे उनको मंजूरी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 9, अब इसमें दिया है कार्यकारी अभियंता एसआरए। कार्यकारी अभियंता एसआरए मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए ये सुनिश्चित करेंगे कि पीटीसी और पीएपी टेनामेंट आईओए के समय अनुमोदित योजनाओं में निर्धारित की जाए। मतलब जब आईओए दिया जाएगा तो उस समय पीएपी और पीटीसी मतलब आपके जो स्लम डवेलर्स कितने हैं, और पीएपी, वो सबको उसी समय निर्धारित किए जाए अनुमोदित करके। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 10 कहता है कार्यकारी अभियंता एसआरए आगे की बिक्री की सीसी
कमिटमेंट सर्टिफिकेट बांधकाम करने की परवानगी परमिशन जारी करने से पहले एसआरए के पक्ष में पीएपी पीटीसी टेनमेंट को के संबंध में डेवलपर द्वारा पंजीकृत समझौते के निष्पादन के संबंध में एलओआई में शर्त शामिल करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसआरए हैं वो सीसी देने सेल बिल्डिंग की सीसी जारी करने के पहले एसआरए के पक्ष में, जो एसआरए रिहाब बिल्डिंग के पक्ष में पीएपी पीटीसी टेनमेंट के उनके जो हटमेंट डीलर्स है उनके संबंध में रजिस्टर्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के निष्पादन यानी उस समझौते की के डिटेल्स में उस एलओआई के अंदर कंडीशन रखेंगे कि आपको समझौता करना होगा। अब 11 नंबर का पॉइंट ये कहता है कार्यकारी अभियंता विक्री सीसी को प्रतिबंधित करेंगे। मतलब जो आप सेल बिल्डिंग बना रहे हो उसके सीसी को आप रोक लगाएंगे। अंतिम 25% जैसा डीसीपीआर 2034 के रूल नंबर 17(3) DB 6 में 17(3) DB और 6 में दिया गया है, तब तक पीएपी पीटीसी टेनमेंट विधिवत एसआरए को सौंप नहीं दिए जाते। मतलब जो आपका सेल बिल्डिंग बिल्डर का जो सेल बिल्डिंग बनेगा रिहैबिलिटेशन के बाद उसका 25% का सीसी वो रोक देंगे कि आपको जो भी पीटीसी यानी हम जो झोपड़ी धारक है उनका रिहैबिलिटेशन और पीएपी आप हैंडओवर नहीं करते हो तो आपको 25% का सीसी नहीं मिलेगी। ये नियम लगाए हैं सर्कुलर नंबर 210। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने कल क्या कहा था, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कुछ षड्यंत्र किया गया। किसके द्वारा? एसआरए के अधिकारियों द्वारा और डेवलपर्स, इनके द्वारा एक षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र ये किया गया कि जब माननीय न्यायालय ने कहा कि आपको भाड़े के विषय में ठोस कदम उठाना है, पड़ेगा करना है आपको, और उसकी एक प्रति कोर्ट में जमा करो कि आपने क्या कदम उठाया है। तो उस समय इन लोगों ने सर्कुलर नंबर 210 जारी किया। जारी करने का डेट मैंने आपको बताया 1 अगस्त 2023 को, और जारी करने के बाद उसमें लिखा गया नई और संशोधित योजनाओं के लिए आशय पत्र एलओआई जारी करने से पहले। मतलब जो नई योजना आ रही वो या जो रिवाइज हो रही वो, मतलब यहां गेम देखिए, यहाँ किस तरह से षड्यंत्र की बू आ रही है, कैसे षड्यंत्र किया जा रहा है इन लोगों मिलके कि या कोई नई योजना इंप्लीमेंट हो रही तो उस पे लागू होगा, या तो कोई योजना रिवाइज हो रही है तो उस पे लागू होगा। मतलब ऑन गोइंग जो योजना चल रही है उसके लिए नहीं है ये। अब उसके बाद जब ये सर्कुलर कोर्ट में सबमिट किया गया तो जज साहब ने पूछा कि ये इसके अंदर नया और खाली रिवाइज पे क्यों रखा गया है, जो ऑन गोइंग जो एसआरए चल रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं किया गया है, इनके लिए क्यों नहीं किया गया। तब वहाँ पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि सर ये लागू होगा ऑन गोइंग के लिए, क्योंकि उन्होंने सर्कुलर में दोनों जनहित याचिका का जिक्र किया है, इसलिए ये सभी योजनाओं पे लागू होगी। अब ये जो चीज है सभी पे लागू हो गई कोर्ट के आदेश अनुसार। अब आदेश जब इनको लागू हो गई तब डेवलपर्स लॉबी को हो गई तकलीफ कि भाई हमने सोचा कुछ और था, वहां तो हो गया कुछ और। मतलब ये जो थी तो जो 210 का सर्कुलर ये पब्लिक के हित के लिए नहीं निकाल रहे थे, ये डेवलपर्स के फायदे के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। अब कोर्ट ने बोला नहीं ये सब पे लागू होगा। और सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 109 का जो भी
ऑर्डर है उस डेट के, जो भी बहस हुई है उस बहस के अंदर लिखा हुआ है कि ये सब पे लागू होगा। और उसमें जज ने पूछा भी, यही भी वर्ड डाला गया है कि भाई पूछा गया कि ये खाली नई योजना और यूएसपी क्यों, तो ऑन गोइंग का क्या। तब ये चीज लागू हुई जब पिटिशनर के वकील ने बोला कि नहीं 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 इसमें लागू होगा, क्योंकि हमारे पीआईएल को कोट किया गया, इस पे जनहित याचिका को इसमें संदर्भित किया गया है, तो ये चीज लागू होगी, उसलिए ये लागू हुई। अब देखिए उसके बाद होता क्या। अब उसके बाद डेवलपर एसोसिएशन एक अलग पिटीशन फाइल करती है, जिसके अंदर ये दावा करती है कि भाई हम कुछ डेवलपर्स ऐसे होंगे जो भाड़े नहीं दे रहे, हम तो बराबर बाकायदा भाड़े दे रहे हैं, तो ये सर्कुलर कैंसिल किया जाए। ये हमारे लिए अनहितकारी है, ये हमारे लिए टेंशन पैदा कर रहा है, तो इसको कैंसिल किया जाए। और इन्होंने उसी कोड में मूव किया जिस कोड ने में 109 का जनहित याचिका चालू थी। अब माननीय न्यायाधीश साहब ने कहा कि भाई ये ऑर्डर जो हमने ही दिया है सर्कुलर बनाने का, और जो ऑर्डर हम देते हैं तो हमारा कोड इस पर सुनवाई नहीं कर सकता है, ना कोई आदेश पास कर सकता है, आप जो अप्रोप्रिएट फोरम है उसमें जाइए। और उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये इनकी पॉलिसी थी इस तरह के अधिकारी डेवलपर्स की, मतलब लोगों को भाड़ा नहीं मिले चले, लेकिन इनका काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो 210 का सर्कुलर है, ये तो इस सारे का जब 2016 में जब 2014 में सर्कुलर 153 बनाया गया था, तो उसी समय ये का लागू 153 में करना चाहिए था। ये कठोर कानून तो करना चाहिए था कि भाई भाड़े क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि लोग डेवलपर जब भाड़े नहीं दे रहे थे इसीलिए तो 153 लागू हुआ था। 2014 के पहले तो कोई कानून नहीं था, तब तो ये 33-38 महीने भाड़ा दे रहे ना, भाड़े का प्रावधान नहीं था तो भी 33 तोड़ देते थे घर, नहीं भाड़े दे रहे ना। अरे सर जब प्रावधान नहीं है तो आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन उन्होंने किया, लोगों के घर टूटे और फिर भाड़े देने बंद हो गए। और फिर 2014 में जब ये चीज बनी तो 153 सर्कुलर बना, तो 153 सर्कुलर में उसको मेंशन करना चाहिए था यही चीजें, तो उसमें क्यों नहीं की गई। क्योंकि ये आपका भला कभी नहीं देखेंगे। मैंने पहले कहा ना, स्लम यानी गलिच्छ बस्ती, गलिच्छ बस्ती में गंदों की बस्ती, हम गंदे लोग हैं। तो ये जो बैठे हैं ऊपर अधिकारी और ये जो डेवलपर्स हैं, ये तो बंगले बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपको और हमको सपोर्ट करेंगे। आपके हमारे बारे में कभी सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। वही होता है सर। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, ये सर्कुलर निकलता कब है, 1 अगस्त 2023 को, 1 अगस्त 2023 को ये सर्कुलर जारी होता है। और हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें 2020 से हमारी सुनवाई चालू थी। 153 में स्टॉप वक्त निकले थे, चार स्टॉप वक्त थे, 4 स्टॉप वक्त थे उसके अंदर भाड़े के विषय में। और आज भी वो सुनवाई पेंडिंग है। मात्र 32 सेक्शन 32 का नाम देखिए, सुनवाई पेंडिंग है। और उसमें 8/11/2023 को एलओआई रिवाइज की जाती है। 8/11/2023 को एलओआई रिवाइज किया जाती है। और यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब तक ये चीज क्लियर नहीं करेंगे एलओआई नहीं दी जाएगी। तो कैसे दे दिया सर। मैं एसआरए के मुखिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे जी से पूछना चाहूंगा कि सर आपके अंडर में जो अधिकारी हैं
और कैसे कर रहे हैं? सिग्नेचर तो आपकी भी है, एलओआई पे सिग्नेचर तो आपकी भी है सर। तो मतलब 210 सर्कुलर नाम के लिए बनाया गया है, 210 सर्कुलर नाम के लिए बनाया है। सर्कुलर का कोई महत्व तो नहीं है, सिर्फ कोड को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बाकी इनका जैसा था वैसा ही चल रहा है। चेहरा भी बदली नहीं हुआ है, इनका जो भी चलने का काम करने का तरीका है कुछ बदल नहीं हुआ है। दोस्तों मैंने बताया था ना कि इन अधिकारियों को कोड का डर नहीं है। कोई तो है, कोई तो है जो इनको बैकबोन दे रहा है कि आप कुछ भी करो, कोर्ट में जाने दो, सुप्रीम कोर्ट जाने दो, प्रधानमंत्री का लेटर आने दो, किसी का भी, लेकिन आपको वही करना है जो हम कहेंगे। कोई तो है। अगर इनके पास, इनके पीछे बैकबोन नहीं होती थी तो दोस्तों बताइए, खुद सर्कुलर बनाते हैं और खुद सर्कुलर का उल्लंघन भी करते हैं। इस सारे के सीईओ साहब बताए कि आपके हर प्रोजेक्ट में क्या आपके द्वारा, आपके सरकार द्वारा और आपके इशारे द्वारा बनाए गए सर्कुलर का कंप्लायंस होता है? बताइए, होता है? नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पे जो सहायक निबंधक हैं उन्होंने तो फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। मतलब मंत्रालय को अलग मूर्ख बनाएंगे, पब्लिक को अलग मूर्ख बनाएंगे। तो गुमराह कर रहे, गुमराह। हमारे प्रोजेक्ट में मंत्रालय में फरवरी 2023 को रिपोर्ट दी जाती है कि हमारी सोसाइटी का जो भी बिल भाड़ा है लोगों का 16,95,06,000 रुपया बाकी है। और जब 13(2) लागू होता है, सीओ एसआरए द्वारा ऑर्डर दिया जाता है बिल्डर को कि भैया आपका कितना भाड़ा बाकी है बताया जाए मुझे। तो वहाँ से एक, नहीं उसके पहले ही 13(2) की हियरिंग के पहले ही एक लेटर इशू किया जाता है। किसके द्वारा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा, कि नहीं आपका 21 लोगों का मात्र 1,38,60,000 भाड़ा बाकी है, 1,38,60,000। तो मैडम आपने 7-8 महीना पहले जो मंत्रालय को रिपोर्ट दिया है, तो मतलब आपने विधानसभा को, वहां पे जो हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हैं उनको बेवकूफ बनाया आपने। मैं ये वीडियो के माध्यम से माननीय प्रसाद लाड जी को निवेदन करता हूं कि इनसे पूछिए कि ये रिपोर्ट आपको ही दी गई थी सर। ये साहब निबंधक को पूछिए कि साई दुर्गा के मैटर में आपने जो बताया है कि 16,95,60,000 रुपया बाकी है, तो आपने फिर दूसरी रिपोर्ट 1,38,60,000 की किस हिसाब से दिया है वो बताइए। यहां पे गलत है। जो अधिकारी जज बन के बैठे हैं, जब वही गलत करने लगे तो आपको न्याय कौन देगा? उन मैडम का नाम है संध्या मंगेश बावनकुले, जो अपने हेयरिंग नहीं करती है, हेयरिंग के समय गांव बसाती है। इतनी गर्दी, लेकिन एक भी सोसाइटी के जो लोग पीड़ित हैं वो अगर वहां से संतुष्ट होकर निकले हो तो मुझे बताइए। खाली आश्वासन, ऊपर से कहती है मैं न्याय करूंगी सबके साथ। यही न्याय है मैडम? फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट देना यही न्याय है? मतलब सरकार ने आपको फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट देने की रखा गया है, सबूत है मेरे पास, आपकी सिग्नेचर है उसके ऊपर। जो प्रसाद लाड जी को आपने रिपोर्ट दिया उस पर भी सिग्नेचर है, और जो आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भेजा उस पर भी आपकी सिग्नेचर है। मतलब लोगों के भाड़े भी अब नहीं मिले, वो भाड़े भी अब भूल जाए। मतलब ये किया जा रहा है लोगों के साथ में। मैडम न्याय मिलेगा, कर्म का दंड मिलता है, यहां नहीं मिले। वो देता है, गलत करने वाले को दंड मिलता ही मिलता है।
आज इस सारे में भाड़े के लिए जो लोग तड़प रहे हैं करोड़ों की तादाद में है। कितनी हाई निकलती होगी मैडम आप? मैं तो दे रहा हूँ, हकीकत भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सोसाइटी के जो लोग हैं वो परेशान हैं। हमारी सोसाइटी में जो लोग थे, वहाँ की महिलाएं घरों में काम करके अपना घर चलाती थी, 6-6 साल से भाड़े नहीं दिए हैं। कैसे वो अपना जीवन यापन कर रही होंगी मैडम? सोचिए आप, कैसे? तो ये जो चीजें हैं ये होती है, और यहाँ पे यही हो रहा है दोस्तों, भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा करप्शन ही है। फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट देना, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 217, 218, 219, 220 के तहत जघन्य अपराध है, क्योंकि किसी भी अधिकारी को लोगों की सेवा करने के लिए कर्तव्यपरायण उनको पद दिया जाता है, कि उनको लोक सेवक कहा जाता है। और लोक सेवक के पद पे आके लोगों के प्रति गलत रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने नहीं कहा, इसके लिए जघन्य अपराध है। आज नहीं तो कल तो ये बोर्ड पे आएगा, चाहे यहाँ आए चाहे हाई कोर्ट में आए, लेकिन आएगा, जवाब तो देना होगा। मेरा वीडियो अगर देख रही मैडम आप, तो कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है कि उन गरीबों के ऊपर रहम खाओ, जो भी मुंबई के अंदर भाड़े के लिए परेशान है। बाकी चीज़ों में तो उनको अधिकारियों ने तबाही कर दी है, घर तोड़ के रोड पे लाए, कम से भाड़ा देने के लिए कम से मदद तो करो। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना, देश पांडे मैडम थी, सैल्यूट करता हूँ, आज भी सैल्यूट करता हूँ। एक दिन में फैसला द्यायचा म्हणजे द्यायचं, नाही तर त्वरित कारवाई करणार, त्वरित कारवाई। आज ऑर्डर निघायचा पूर्वी त्यांचे भाडे आले पाहिजे, तो वो दोस्तों उसको न्याय कहते हैं। यहाँ पे हर चीज गलत हो रही है, हर चीज गलत है। अब ये बताइए कि यहाँ पे सर्कुलर है, उल्लंघन कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहा है। जब भाड़ा बाकी है 2018 से, तो आपने 8/11/2023 को एलओआई रिवाइज किसी किया? अच्छा दोस्तों, आधा अधूरा एलओआई है। एलओआई में एरिया भी नहीं दिया गया है कि वो एलओआई 225 के एरिया के लिए है, 269 के लिए है, कि 300 के लिए है। मतलब ये अधिकारी कैसे एलओआई बना देते हैं? या बिल्डर ने बना के दिया कि भाई ये एलओआई, जब आपके पास एरिया ही नहीं है तो आप एफएसआई कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? आप एफएसआई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके इतने प्लॉट पे इतने एफएसआई होंगे? सर आप उसका जवाब देंगे मुझे? सर आप इंजीनियर हैं, तो हमने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग की है, तो आप मुझे बताइए ना कि जब आपने एरिया दिया ही नहीं है कि उसमें 225 का एरिया दे रहे हैं, 269 का दे रहे हैं या 300 का दे रहे हैं, तो बिल्डर को आप एफएसआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने झोपड़ीदार हैं वो कितने क्षेत्र में बसने वाले हैं? तो कैसे एलओआई आपकी क्लियर होगी? तो ये हमारे कार्यकारी अभियंता, ऐसा देखिए दोस्तों, ऐसा काम है इनका, जाएगा सब ऊपर जाएगा। ये सब मैटर जमा कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब मैटर इसकी रिपोर्ट बनेगी। तो ये 210 का जो भी सर्कुलर मैंने बताया दोस्तों, सिर्फ हाथी की दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और के अलावा कुछ नहीं है। ये सर्कुलर, एक भी सर्कुलर बता, ये सारे के एक भी सर्कुलर का कंप्लायंस अगर कोई बिल्डर करता हो तो मैं मानूं। हर वो सर्कुलर जो बिल्डर के फेवर में है, बिल्डर यूज कर रहा है, लेकिन पब्लिक के फेवर में एक भी नहीं यूज करता है ना। 140 का कंप्लायंस किया जाता है। साई दुर्गा सोसाइटी में 18 दुकान बता रहे हैं आप, प्लान के ऊपर एक की भी सिग्नेचर है? अगर सिग्नेचर नहीं है तो सर आपने प्लान अमेंडमेंट कैसे कर दिया? आपने प्लान रिवाइज कैसे किया? सैंक्शन कर ही नहीं सकते, रूल है।
140 का। अभी भी आप एलओआई के अंदर में 140 का जिक्र ही नहीं है। ये कैसी एलओआई है जिसके अंदर बिल्डर को बंधनकारक किया ही नहीं जा रहा है? सब सर्कुलर से मुक्त कर दिया आपने। 159 का सर्कुलर का उल्लंघन किया है, बिल्डिंग चेंज कर दिया है बिना सोसाइटी के एजीएम के। तो दोस्तों, सर्कुलर सिर्फ बनाया जाता है किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, अधिकारी डेवलपर्स के लिए नहीं है। ये कतई नहीं। प्रमाण मैंने आपको दे दिया, प्रमाण मैंने आपको दिया हूं। सर्कुलर लागू होने के बाद भी रिवाइज हुए बिना भाड़े दिए हुए, जबकि 13(2) की हियरिंग चालू है। तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं? 13(2) की हियरिंग चालू है तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं? और जब हियरिंग में कहा जाता है सीओ साहब को कि सर इन्होंने 2022-23 में, अरे कुठे आहे इंजिनिअरिंग वाले, कुठे आहे बोलवत आहे ना, हा त्यांना सांगा मला संपूर्ण डिटेल पाहिजे। उसके बाद क्या डाक्यातील बात, मतलब यहाँ बोले कुठे आहे नंतर करून टाक रे आपलाच आहे, रिवाइज कर काय तर बघू। तो ये चल रहा है। हंसी आती दोस्तों, ये कानून है, ये कानून है। तो मैं तो चाहता हूं मोदी जी, ये देखिए आपकी सरकार है और आपके नेता यहाँ बैठे हैं। एक नेता नहीं पूछता है कि भैया मेरे वोटर के साथ गलत क्यों हो रहा है। एक भी नेता ने कभी पूछा मेरे वोटर के साथ गलत क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे एमएलए एमपी नगर सेवक नहीं है? क्या कभी उन्होंने पूछा? हमारे यहाँ के नगर सेवका ने एक बार लेटर डाला, लोगों का भाड़ा बाकी है भाड़े दो। 1 साल के बाद फिर उसका रिमाइंडर लेटर डाला, भाड़े बाकी है त्यांना भाड़े मिळवून दो। नंतर काय? अरे मैडम, यहाँ के लोगों को लेके तो जाओ, सीयू के साथ हियरिंग कराओ। खाली 2 लेटर दीजिए, हो गया? तो पब्लिक समझ गई वो लेटर क्यों दिया गया। पब्लिक समझ गई है वो लेटर क्यों दिया गया। फिर आप बोलोगे मेरे लेटर की वैल्यू नहीं। मैडम नगर सेवक है, आपके लेटर की वैल्यू नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके नगर सेवक के लेटर की वैल्यू नहीं हो? ये कोई पब्लिक नहीं मान सकता, और पब्लिक मान ले, मैं नहीं मान सकता कि एक नगर सेवक के लेटर की वैल्यू न हो। एक संस्था का लेटर धूम मचाता है, आप नगर सेवकों की आपके लेटर की वैल्यू नहीं है। हमारे एमएलए साहब है, उनको पता ही नहीं कि यहाँ के लोगों को भाड़ा मिला है कि नहीं मिला है। बिजी है ना, क्रिकेट में बिजी है। बीसीसीआई के कैशियर है ना, बिजी है बीसीसीआई में। पब्लिक मरने दो ना, क्या जो होते भाड़ी की, प्लॉट खाली होएगा कब्जा करेंगे, बिल्डर और हम लोग मिलकर बांट खाएंगे। ये चल रहा है दोस्तों, ये 2014 से यही चल रहा है। करप्शन बढ़ चुका है। 2014 में तो अधिकारी डरते थे, 2014 के बाद अधिकारी नहीं डरते। और दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, अब मैं खुलेआम कहूंगा, और ये बात मोदी जी तक जाना चाहिए। मैं मोदी जी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 1 या 10 लोग ईमानदार होने से पूरा देश ईमानदार नहीं हो जाएगा सर। ऐसे लोगों को तो आप सीट दो ही मत। सीट देने के पहले उस एरिया में उनकी तहकीकात करो कि लोग उनसे नाराज हैं या खुश हैं, के बाद ही सीट अलॉट करो। तो ये चीज है, यहाँ की सत्ता, यहाँ के राजकारणी और यहाँ के अधिकारी और यहाँ के डेवलपर, सभी लोगों ने झोपड़पट्टी धारकों का जीना हराम करके रखा है। कभी 30 पे रूल निष्कासित करेंगे, कभी भाड़े के मैटर में मात्र खाली समय व्यतीत करेंगे, हेयरिंग पे हेयरिंग 1 साल की हेयरिंग को 3 साल चलाएंगे, 1 साल के भाड़े की हेयरिंग को 3 साल चलाएंगे। तो दोस्तों ये क्रम चला है। ये जो 210 का सर्कुलर है ना, अभी आपको मैंने बता दिया ना, सिर्फ खाली दिखाया गया कोर्ट को, न्यायालय को दिखाया गया, सर हमने बना दिया है, कार्रवाई करेंगे ना, ये कार्रवाई है ना।
दिखाए ना कार्रवाई। सर्कुलर निकलने के बाद भी एलओआई रिवाइज हो रहा है, लोगों को भाड़ा मिले या नहीं मिले। दोस्तों 25 करोड़ के करीब भाड़ा बाकी है। साई दुर्गा सोसाइटी सांता के पश्चिम 25 करोड़ के करीब भाड़े बाकी है, लेकिन एलओआई रिवाइज होता है। धन्य हो सर, धन्य हो, ऐसे अधिकारी हमारे। जनता मरती तो मरने दो। तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, सब ढाक के तीन पाते, हाथी की दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। और इसीलिए कहता हूँ सर्कुलर पे मत जाओ, जागरूक हो, लड़ाई लड़ो, अधिकारों की लड़ाई, कानूनी लड़ाई। तो दोस्तों वीडियो बड़ी थी, सर्कुलर बड़ा था, और जो चीज़ मुझे एविडेंस देना था वो भी मैंने दिया। ऐसे बहुत सारे एविडेंस मेरे पास हैं जहाँ पे अधिकारियों ने क्या किया है खुला दिख रहा है। एक सर्कुलर आने के बाद हर अधिकारी का मनोबल और बढ़ जाता है, क्योंकि वो अधिकारी जो सर्कुलर या कानून बनता है ना दोस्तों, वो बनता तो जनता के हित के लिए, लेकिन हित किसी और का होता है। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो लंबी है, सर्कुलर भी लंबा था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय पे। मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जागरूकता जो भी है जन जन तक जाए, लोगों को समझ में आए। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि वीडियो पूरे देश में, क्योंकि मुद्दा तो महाराष्ट्र का है, मुद्दा तो महाराष्ट्र का है, क्योंकि ये सारे महाराष्ट्र में ही है। लेकिन ये जो राजनीतिकरण हो रहा है और ये अधिकारीकरण जो हो रहा है और ये डेवलपरकरण का जो हो रहा है, इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए इस वीडियो सरकार तक, दिल्ली सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि शायद कोई एक ईमानदार नेता तो होगा सेंट्रल में जो उस पर उंगली उठाएगा संसद में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।